नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं जिस विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर नीतीश आगे बढ़े हैं, शरद पवार जैसे लोग शामिल हुए, फिर भी जब तक यूपी में बीजेपी को पटकनी नहीं लगेगी तब तक इस एकता का कोई मतलब नहीं है, ऐसी चर्चा सरेआम हो रही है। क्योंकि यूपी में जितनी सीटें हैं और अभी फिलहाल जो गठबंधन सामने दिख रहा है, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी, उनकी ये अभी चुनावी हैसियत नहीं है कि वहाँ बीजेपी को हरा सके। ऐसे में एक विकल्प जिसकी तलाश पिछले कई महीने से चल रही थी कांग्रेस को, वो विकल्प आज मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, हम बात मायावती की कर रहे हैं। और अगर यूपी में मायावती, कांग्रेस, अखिलेश और जयंत चौधरी साथ आ जाए, राजभर भी साथ आ जाए, पटेल भी साथ आ जाए, तो क्या होगा? जी हाँ, क्योंकि आज मायावती ने एक ट्वीट के सहारे पूरे राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया है। ट्वीट क्या है? ट्वीट वही है जो नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन पहले कह गए थे। नरेंद्र मोदी ने भोपाल में क्या कहा था? अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मुसलमानों में पसमंदा मुसलमान है, 80% मुसलमान है, वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मुसलमान हैं, उनकी माली हालत बहुत ही खराब है। जो दलित की स्थिति है उस स्थिति से भी बदतर स्थिति पसमंदा मुसलमानों के इस देश में है। लेकिन कुछ चंद मुसलमान इनके हक के हकमारी कर रही है। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। फिर क्या बात था? लगा जैसे मायावती इसी बात का इंतजार कर रही थी। और आज मायावती ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पसमंदा मुसलमान की स्थिति दलितों से भी बदतर है, पसमंदा मुसलमान की स्थिति जो यहाँ के जो लोग हैं मुसलमानों में वहाँ सबसे बदतर स्थिति में है, तो फिर उन्हें आरक्षण से क्यों वंचित किया जा रहा है? जहाँ आपकी सरकार है वहाँ उन्हें आरक्षण से क्यों बाहर किया जा रहा है? आप पिछड़े हुए मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ क्यों हैं जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं? मतलब साफ है। याद होगा आपको, कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों को, जो पिछड़े मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा था उसको उन्होंने हटा दिया था। सैद्धांतिक तौर पर नहीं, संघ व्यवहारिक तौर पर भी इस तरीके के आरक्षण के खिलाफ है। तमाम बीजेपी के नेता अक्सर इस बात को कहते हैं कि जब आपने मुसलमान धर्म अख्तियार कर लिया, ईसाई धर्म अख्तियार कर लिया, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये एक लंबी लड़ाई है, संघ की भी लड़ाई है और वैचारिक लड़ाई उनकी है, जिसको बीजेपी लगातार फॉलो करती आ रही है। अब प्रधानमंत्री क्या अपने ही फेंके विपासे में उलझते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का इशारा पसमंदा मुसलमानों को साथ लाने का था और वो पसमंदा पर काम भी कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी टीम और यूं कहें तो संघ भी पसमंदा मुसलमान को कैसे अपने साथ लाएं, इसकी कवायद पिछले कई महीनों से चली आ रही है। और उदाहरण भी है, बिहार में बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने पसमंदा पॉलिटिक्स को जिस तरीके से उन्होंने बिहार में चलाई, लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद भी मुसलमानों को में डिवीज़न करने में वो कामयाब रहे थे। और पसमानदा मॉडल कहीं न कहीं नीतीश का हिट किया था।
मतलब बीजेपी को भी कई जगहों पर पसमानदा वोटर मुसलमानों का वोट मिला नीतीश की वजह से। बाद के दिनों में इसी डेवलपमेंट पॉलिसी की वजह से दरभंगा जैसे शहर के मुसलमानों ने भी बीजेपी को उम्मीदवार संजय सरावगी को वोट दिया। ये तो हम पिछले चुनाव में हम खुद उस मुस्लिम बहुल मतदान केंद्रों पर देखने को मिला। मतलब पसमानदा को जिस तरीके से नीतीश साध रहे थे, मोदी भी उसी तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए पसमानदा को लेकर इतनी बड़ी बात कही है। जो कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, कॉमन सिविल इसमें भी यही चीज़ है कि ज़्यादा कौन मुसलमान शादी करता है? छोटा जो गरीब तबका के मुसलमान है। बड़े मुसलमान बहुत कम ऐसे हैं जो 2-3 शादी करते हैं। जो दबे कुचले हैं, जो गैरेज चलाने वाले छोटे छोटे लोग हैं, वो इस तरीके का बात करते हैं। उनकी महिलाएं भी नरेंद्र मोदी की टारगेट थी, लेकिन मायावती ने तो नहले पर दहले मार दिया है। और अब जिस तरीके से उन्होंने मांग रखी है कि प्रधानमंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को मैनिफेस्टो में लाना चाहिए, जहां उनकी सरकार है वहां उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसे में अब बीजेपी के पास विकल्प क्या है? और बीजेपी ये करने की स्थिति में है नहीं, तो क्या मायावती एक रास्ता निकाल रही है? बीजेपी के खिलाफ तो वो बोलना शुरू कर ही दी है। तो क्या एक राष्ट्रीय फलक पर एक पसमानदा मुसलमान के सहारे एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश में तो मायावती नहीं लग गई है? आज का ट्वीट कुछ ऐसा ही कह रहा है। और जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि मायावती हाल के दिनों में अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से जो उनकी बातचीत हुई है, उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उस रिलीज में समाजवादी पार्टियों की भी आलोचना उन्होंने की है और बीजेपी की भी उन्होंने आलोचना की है, लेकिन कांग्रेस को लेकर चुप्पी साध रखी है। उनके तमाम नेताओं को लेकर भी, जो बयानबाजी को लेकर भी जो गाइडलाइन जारी हुआ है, उस गाइडलाइन में भी यही कहा गया है कि कांग्रेस पर कोई भी वार नहीं करना है। मतलब साफ है कि कांग्रेस को लेकर 2024 में उनको एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान उनका आधार वोट है, मतलब दलित के बाद। और वो आधार वोट तभी उनके साथ रहेगा जब उनको लगेगा कि हम बीजेपी को चुनाव हरा सकते हैं। और मायावती के जो अंदर खाने में बैठक हुई है, उसमें ये तय हुआ है कि अगर इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक अलग अंदाज में बसपा खड़ा नहीं हुई, तो फिर यूपी की राजनीति में हमेशा के लिए बसपा इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगी। ये बात मायावती भी समझ रहे हैं, मायावती के सांसद भी समझ रहे हैं, मायावती के कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। इसलिए मायावती के सांसदों का भी यही दबाव है कि समाजवादी पार्टियों से आप सीधा समझौता मत करिए, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से ऐसा समझौता हो पूरे यूपी में जिसमें एक नई तरीके की चीज़ें चले पड़े और हम यूपी में बीजेपी को पटकर नहीं दे सके। तो ये चीज़ें चल रही हैं और इसका असर इतना ही नहीं, बिहार में भी राजगीर में हाल ही में अभी 2 दिन पहले बसपा के जो नेता हैं उनकी बैठक हुई है और बसपा का बक्सर का जो इलाका है उस इलाके में अच्छा प्रभाव है। अगर समझौता होता है तो वहाँ बक्सर से जीतने में आसानी होगी। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा के तो ऐसे हैं कि जहाँ बसपा लगातार जीतती आई है, और अगर बसपा का गठबंधन कांग्रेस से होता है और उसका असर बिहार में भी अगर दिखने लगे, तो बिहार के भी 2 सीट ऐसे हैं, दोनों यूपी के बॉर्डर के इलाके के सीट हैं, जहां मजबूती के साथ महागठबंधन को बीजेपी को हरा सकती है। एक अलग तरीके का एज बिहार में मिलेगा अगर मायावती से उनका समझौता होता है। तो राजगीर सम्मेलन में भी कमोबेश जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही है कि बिहार में जो वर्तमान गठबंधन है, जो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बना है, उस गठबंधन के खिलाफ कुछ ऐसा बयानबाजी न करे जिससे आने वाले समय में कटुता बढ़े। बीजेपी पर यहाँ हमला करना है, ये निर्देश बिहार बसपा के लोगों को भी जारी किया गया है। ये खबरें आने लगी है। मतलब साफ है कि 2024 को लेकर जिस नैरेटिव को सेट करने में नीतीश कुमार ने पहल शुरू की है, आने वाले समय में कई और साथी इसमें जुड़ते चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसे में यूपी के साधे बगैर मोदी को साधना जो चर्चा होती है वो मुश्किल होगा। महत्व है और यूपी के महत्व को देखते हुए ही मायावती इस रणनीति पर विचार करना शुरू की है कि हम इन्हीं पसमानदा के सहारे मोदी और बीजेपी और संघ पर अब हमला बोलें। और ये ट्वीट
ये दिखाता है कि आने वाले समय में मायावती इसी पसबंदा पॉलिटिक्स के सहारे, जिसके सहारे मोदी चाहते हैं कि कुछ वोट हमको भी आ जाए मुसलमानों को, उसी पसबंदा पॉलिटिक्स के सहारे नरेंद्र मोदी की कैसे घेराबंदी हो सकती है, इसकी शुरुआत आज के इस ट्वीट के सहारे मायावती ने कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन का कितना असर पड़ेगा यूपी में कहना मुश्किल है, क्योंकि दलित और मुसलमान के अलावा कांग्रेस के पास भी कोई बड़ा आधार वोट नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो मात्र 2% उनको वोट आया है और 12% पर मायावती सिमट गई थी और 1 सीट वो जीत पाए थे। अखिलेश काफ़ी सीटें जीती हैं और अखिलेश ने मजबूती के साथ बीजेपी को टक्कर भी दिया है। ऐसे में कांग्रेस और बसपा ही सिर्फ चुनौती दे तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, लेकिन ये तमाम लोग जब साथ हो जाएंगे, मायावती, अखिलेश, जयंत चौधरी, कांग्रेस और नीतीश कुमार, पूर्वी यूपी के जो कुर्मी बहुल इलाके हैं, जिन इलाकों की चर्चा लगातार हो रही है कि नीतीश साथ जा सकते हैं, उन इलाकों में उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, पटेल के परिवार के से लगातार उनके संपर्क में है, तो फिर जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हिनहिनाता हुआ हस्तिनापुर से पूरे देश की तरफ बढ़ने के तैयारी में है, वो घोड़ा यूपी में ही ठहर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मायावती समझौते के मूड में किस स्तर पर पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के ट्वीट ने एक बड़ी संभावना के साथ ये उम्मीद जगी है कि यूपी में कुछ बड़ा खेल होने वाला है।